कृषि विद्यार्थियों का आज अपने YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। कल अपन ने चावल के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन गेहूं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, सबसे पहले मैं गेहूं के बारे में बात करता हूँ। इसके अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ वेट। देखो, गेहूं के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन भी यही आता है कि इसको अनाजों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाजों का राजा, किंग ऑफ सीरियल्स, अनाजों का राजा। दूसरी चीज आपको मैंने कल बताया था कि धान भारत का स्टेबल फूड था, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज था। वैसे ही गेहूं है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है तो वो है गेहूं। और पूरी भारत के अंदर सबसे ज्यादा खाया जाने वाला था तो वो था चावल। ये चीज मैंने आपको कल ही बताई थी, आज फिर से वापस बता रहे हैं। तो अनाजों का राजा कौन है? गेहूं। स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड कौन है? गेहूं। तीसरी बात, सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, सर्वाधिक खाया जाने वाला अनाज, ये विश्व में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है। विश्व में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? गेहूं खाया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? चावल खाया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि अनाजों का राजा कौन है? गेहूं है। स्टेबल फूड ऑफ वर्ल्ड के नाम से कौन जाना जाता है? गेहूं जाना जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा क्या खाया जाता है? गेहूं खाया जाता है। अब इसके बाद में मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ। ये इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। इसको ब्रेड मीट बोलते हैं, सामान्य गेहूं बोलते हैं, रोटी गेहूं बोलते हैं, चपाती मीट के नाम से जानते हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, अभी वर्गीकरण आएगा जब। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ कुल वही ग्रेमिनी का है। ये ग्रेमिनी कुल का पादप है। ग्रेमिनी, पोएसी या घासकुल, तीनों एक ही शब्द है, नाम का केवल अंतर है। तो ग्रेमिनी, पोएसी और घासकुल का ये पादप है। इसके बाद में उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान, इसका उत्पत्ति स्थान परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए जो जेट और आईसीआर और बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष इंपॉर्टेंट है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है गेहूं का उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया। और पर्टिकुलर यदि कोई देश का नाम आता है वो है टर्की, टर्की या तुर्की, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। ये भी अपने ध्यान में रखना है और ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में गुणसूत्र संख्या की बात करता हूँ। तो जो अपना नॉर्मल गेहूं है, सामान्य गेहूं है, क्रिटिकल एस्टिवम है, उसमें 2n बराबर 42 पाए जाते हैं। ये 60 गुणित होता है, 60 गुणित। इसके बाद मैंने कल चर्चा की थी आपसे कि गेहूं में जो प्रोटीन है वो 10 से 11% के लगभग रहता है और सभी अनाजों में प्रोटीन 9 से 12% के बीच में रहता है। यह अपन ने कल दहन क्लास में चर्चा की थी, लेकिन आज फिर एक बार मैं चर्चा कर देता हूँ कि गेहूं में जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो 10 से 11% के लगभग होती है। और इसमें जो प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटीन प्रोटीन होता है। ग्लूटीन, ग्लूटीन प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन क्या करता है? जो अपनी चपाती होती है उसको फुलाने में सहायक होता है, इसलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट है गेहूं में। तो गेहूं में जो प्रोटीन है 10 से 11% पाया जाता है। इसके बाद में मैं बात करता हूं ऑयल की, तेल परसेंट की, वसा की। तो मैंने कल भी आपसे बताया था कि सभी अनाजों में जो तेल परसेंट है वो 1.3% था, गेहूं में भी 1.3% होता है। तो अपवाद की चर्चा मैं कल की क्लास में कर चुका हूं। इसके बाद मैं बात करता हूं आप लोगों से, अगली बात करते हैं उत्पादन की। उत्पादन
उत्पादन में देखेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो चीन में होता है। कहां पे होता है? चीन में। दूसरे नंबर पे भारत में होता है। दूसरे नंबर पे कहां होता है? भारत में। तो भारत का सेकंड स्थान है गेहूं उत्पादन में। अब मैं बात करूं कि भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है इंडिया में। भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद में मैं बात करता हूं राजस्थान में, कि राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कहां होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गेहूं कहां होता है? श्री गंगानगर में होता है। श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन अपने राजस्थान में होता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एग्जाम आयोजित हुआ था, लाइनमैन का एग्जाम हुआ था राजस्थान में विद्युत विभाग में। उसमें पूछा गया था कि काठिया जिसको ड्यूरम गेहूं बोलते हैं, ड्यूरम गेहूं, इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। ये क्वेश्चन वहां पूछा गया था कि काठिया या ड्यूरम गेहूं का उत्पादन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां होता है। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ये गेहूं आपके कोटा संभाग की तरफ ज्यादा होता था। कोटा संभाग, कोटा में जो आपके बूंदी थे, बारां थे, कोटा खुद कोटा था, यहाँ पे ये गेहूं सबसे ज्यादा होता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, क्योंकि अपने एग्जाम कोटा यूनिवर्सिटी ही करवा रही है, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी करवा रही है, इसलिए अपने को इसका भी ध्यान होना चाहिए। तो ये तो बात हुई आपके उत्पादन की, कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं आपके अगला जो टॉपिक अपना इसमें ही गेहूं में, वो सबसे पहले लेता हूं मैं वर्गीकरण, क्योंकि गेहूं की 3-4 प्रजातियां हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे वर्गीकरण में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे नंबर 1 जो एक नंबर है वो गेहूं है आपका ईमर गेहूं का वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ईमर गेहूं है, उसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम डाइकोकम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और आईसीआर के यूजी एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि ईमर गेहूं कौन सा है। उसमें ट्रिटिकम डाइकोकम राइट आंसर था। ईमर गेहूं है आपका वो है ट्रिटिकम डाइकोकम, और ये आपका द्विगुणित गेहूं है, इसलिए आपको ये याद रखना है, ये द्विगुणित गेहूं है। भारत में इसकी खेती 1% क्षेत्रफल में होती है। भारत में इसकी कितने परसेंट क्षेत्रफल में होती है? 1% में इसकी खेती होती है। इसके बाद में जो दूसरा गेहूं है वो आपका है ड्यूरम गेहूं, जिसकी बात अभी अपन ने की थी काठिया गेहूं। इस गेहूं का वैज्ञानिक नाम है वो है ट्रिटिकम ड्यूरम। ईमर और ड्यूरम दोनों में विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए ड्यूरम में ड्यूरम जुड़ा हुआ आएगा, और ट्रिटिकम जो ईमर गेहूं है उसमें ट्रिटिकम एस्टिवम जुड़ा हुआ आएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पे ट्रिटिकम डाइकोकम जुड़ा हुआ आएगा। ये चीज ध्यान रखना आप, बहुत माइनर इनमें डिफरेंस है, तो आप ध्यान रखना कि ट्रिटिकम ड्यूरम कौन सा गेहूं है, ड्यूरम या काठिया गेहूं। इसकी खेती भारत में 12% क्षेत्रफल में की जाती है। कितने परसेंट क्षेत्रफल में की जाती है भारत में? 12% क्षेत्रफल में ड्यूरम गेहूं उगाया जाता है। ड्यूरम जो गेहूं है इसका जो यूज है, उपयोग है, वो आपके मैदा है, सूजी है, बिस्किट है, इनको बनाने में किया जाता है। तो ये 2 प्रकार के गेहूं के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। तीसरा जो गेहूं है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। ट्रिटिकम एस्टिवम। ये गेहूं आपका ब्रेड व्हीट कहलाता है, चपाती व्हीट कहलाता है, चपाती गेहूं। मैक्सिकन बोना गेहूं भी कहलाता है, मैक्सिकन बोना गेहूं। तो चपाती गेहूं या मैक्सिकन बोना गेहूं कौन सा कहलाता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ये भारत के 70
87% क्षेत्रफल में उगाया जाता है। कितने परसेंट क्षेत्रफल में उगाया जाता है? 87% क्षेत्रफल में ट्रिटिकम एस्टिवम को उगाया जाता है। भारत में केरल ही एक ऐसा राज्य है जहां पर गेहूं की खेती प्रमुख तरह से नहीं की जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। तो 3 प्रजातियों के बारे में आपने अध्ययन किया है अभी, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम ड्यूरम और ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको चपाती गेहूं बोलते थे एस्टिवम को। और 87% क्षेत्रफल में इसकी बुआई करता है किसान। सबसे ज्यादा इंडिया में यही उगाया जाता है। इसके बाद में 2 प्रजातियां और हैं इसकी, वो हैं ट्रिटिकम एलिगोप्लोइड, ट्रिटिकम एलिगोप्लोइड। ये प्रजाति जंगली प्रजाति के रूप में जानी जाती है और इसकी खेती इंडिया में बिल्कुल नहीं की जाती है, ट्रिटिकम एलिगोप्लोइड की। तो ये भी आप ध्यान रखें। इसके बाद में अब अपन चलते हैं आगे, गेहूं के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। जो गेहूं के सबसे बड़े प्रजनक कवि अपने हैं प्रजनक, वो है संजय राजाराम। कौन है? संजय राजाराम। संजय राजाराम साहब हैं, इनको गेहूं का प्रजनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अब तक 350 से 400 के बीच में वैरायटियों का विकास किया है, इसलिए संजय राजाराम जी का नाम गेहूं के नाम के साथ बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। इसके बाद में मैं अब बात करता हूँ आगे आपकी गेहूं के अंदर, तो वो है बीज दर की। बीज दर, सीड रेट, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जो सामान्य बीज दर है, सामान्य, वो 120 किलो प्रति हेक्टेयर है, 120 केजी प्रति हेक्टेयर। सीड ड्रिल से अपने को डालना है, सीड ड्रिल से, तो ये 60 किलो प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद में अपने को संकर गेहूं लेना है, हाइब्रिड गेहूं लेना है, संकर गेहूं। संकर गेहूं की जो सीड रेट है वो 67 केजी प्रति हेक्टेयर है। इसके बाद में डिबलर द्वारा है, डिबलर द्वारा इसकी 25 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। डिबलर द्वारा बुआई केवल पंजाब हरियाणा साइड में की जाती है। तो सामान्यतः इसकी कितनी जाती है? 120 किलो, सीड ड्रिल से 60 किलो, संकर गेहूं की 67 किलो है और डिबलर द्वारा इसकी 25 से 30 किलो है। और इसके अलावा नाइला या पोरा विधि, बैलों के पीछे ये लोहे का एक पाइप नुमा होता है, उसके माध्यम से डालते हैं, जिसको नाइला या पोरा बोलते हैं। इसमें भी 60 किलो प्रति हेक्टेयर तक बीज दर डाली जाती है। ये पुराने जमाने में प्रचलित था नाइला या पोरा, अभी हाल ही में इसका यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जगह किसान भाई कर सकते हैं और करते भी हैं। तो सामान्य बीज दर कितनी है? 120 किलो है। सीड ड्रिल से 60 किलो काम में ले सकते हैं, संकर गेहूं की 67 किलो काम में लेते हैं, डिबलर द्वारा 25 से 30 किलो काम में लेते हैं और नाइला या पोरा विधि से आप 60 किलो प्रति हेक्टेयर काम में ले सकते हैं। तो ये तो बात हुई आपकी किसकी? बीज दर की। अब इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ एक क्वेश्चन जो आपके हमेशा आता है जलवायु का, जलवायु या तापमान। ये जलवायु और तापमान बस केवल आपको एक बार पढ़ना है, इसके बाद में आपके बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सभी फसलों में आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैं बात कर लेता हूँ। जैसे खरीफ फसल, जो खरीफ की फसल है उनमें जो तापमान है वो कितना चाहिए, कैसा चाहिए, वो मैं आपसे बात कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले तो खरीफ फसल में सबसे पहले होता है अंकुरण, कि अंकुरण के समय तापमान कितना होना चाहिए। दूसरा होता है वृद्धि और तीसरा होता है पकते समय। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं अंकुरण के समय खरीफ फसलों में जो तापमान होता है वो 32 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है औसत तापमान। इसके बाद वृद्धि जब फसल करती है तो उस टाइम टेम्परेचर 26 से 32 डिग्री सेल्सियस रहता है और पकते समय अक्टूबर नवंबर का मौसम रहता है, उस टाइम 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर आपका रहता है एवरेज। मतलब टेम्परेचर अक्टूबर नवंबर के टाइम में
कम होने लग जाता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। यदि एग्जाम में पूछा जाता है तो वर्दी का तापमान पूछा जाता है कि ज्वार की वर्दी के लिए कितना तापमान चाहिए, तो वहाँ पे राइट आंसर आएगा 26 से 32। मक्का के लिए कितना चाहिए, गन्ने के लिए कितना चाहिए, कपास के लिए कितना चाहिए, कपास के लिए कितना चाहिए। ये क्वेश्चन 2013 में महाराणा प्रताप द्वारा आयोजित कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा जिसका पेपर आउट हो गया था बाद में, उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है कि कपास की वर्दी के लिए तापमान बताएं 26 से 32 डिग्री सेल्सियस। इसलिए यहाँ पर ये पोस्ट है, ये आप सभी ध्यान रखें। अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ रबी फसल की। रबी फसल की सब चीज यथावत रहेंगी, ऐसे कैसे फसल का नाम चेंज हो जाएगा बस। रबी फसल वो बात हुई खरीफ की, अब मैं बात करता हूँ रबी की। रबी फसलों का आपको पता होना चाहिए कब लगाते हैं, नवंबर के महीने में, अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद में रबी की बुआई स्टार्ट हो जाती है। उस टाइम टेम्परेचर अपना 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में था। यदि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगाएंगे तो तापमान और कम हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखें। यहाँ पे अंकुरण वाला ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं का जो अंकुरण है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये एओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो अपने को ध्यान रखना है कि 20-22 डिग्री सेल्सियस के लगभग गेहूं का अंकुरण अच्छा होता है। वृद्धि के लिए आपको पता होना चाहिए कि 15 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वृद्धि के लिए ठीक है, क्योंकि वृद्धि रबी फसलें जनवरी फरवरी में करती हैं, उस टाइम थोड़ी तेज सर्दी होती है, ठंड होती है, तो उस टाइम टेम्परेचर कम होता है। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। अब पकते समय टेम्परेचर है वो 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होता है, क्योंकि बहुत सारी जो फसलें हैं वो अपनी फरवरी मार्च और अप्रैल तक पकती हैं। उस टाइम जो तापमान है अपना वो बढ़ने लग जाता है, गर्मी की अपने को आहट आने लग जाती है मार्च अप्रैल के महीने में, तो उस समय अपना टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। तो ये चीज भी अपने को ध्यान में रखनी है। ये तो बात हुई अपनी तापमान की। अब इसमें मैं एक बात और कर लेता हूँ, एक मौसम रह गया, खरीफ की बात कर लिया आपने, रबी की बात कर ली, तो जायद की भी बात करना जरूरी है। बिल्कुल जायद की बात करना बहुत जरूरी है। तो जायद की मैं बात करूँ, जायद फसल आप सब जानते हैं कि अप्रैल मई के महीने में या 15 मार्च के बाद में जो फसलें लगाई जाती हैं वो मोस्ट ऑफ अपने जायद में काउंट होती है। तो जायद फसलों के लिए जो औसत तापमान है वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस अपने को चाहिए, चाहे से वर्दी हो, अंकुरण हो, वो लगभग इसी टेम्परेचर में हो जाती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हुई आपके जलवायु की और तापमान की। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके यहाँ पे आगे जलमांग की, वाटर रिक्वायरमेंट। जलमांग वाटर रिक्वायरमेंट, कितना पानी चाहिए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि 1 किलो गेहूं के लिए पानी की आवश्यकता पानी की आवश्यकता। यदि अपने को 1 किलो गेहूं पैदा करना है तो उसके लिए अपने को 1000 लीटर पानी चाहिए। कितना पानी चाहिए? 1000 लीटर पानी चाहिए। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में जो गेहूं की जलमांग है वो 650 mm है या 65 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों आप ध्यान रखें, 650 mm या 65 सेंटीमीटर, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद में अब मैं आपको बात करता हूँ कि सिंचाई कब कब करेंगे। आपके पास में पानी अच्छा है सिंचाई करने के लिए, तो सिंचाई कब करेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यदि गेहूं में पर्सन बनता है तो वो सिंचाई में से ही बनता है। तो सिंचाई में से भी जो फर्स्ट सिंचाई है, प्रथम सिंचाई है, वो ही एग्जाम में पूछा जाता है कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करते हैं। उसका नाम है सियाराई या कल्ले, सियाराई या जो अपनी जो ग्राउंड रूट इनिशिएशन है वो स्टेज इसकी रहेगी। सियाराई की अवस्था रहेगी शीर्ष जड़ जमते समय, शीर्ष जड़ जमते समय। अब ये कब आती है? ये 21 दिन बाद में आती है। कब आती है ये? 21 दिन बाद में आती है। तो पहली सिंचाई कब करेंगे? 21 दिन बाद में करेंगे, ये भी ध्यान रखना।
दूसरी सिंचाई की बात करता हूँ अब, सेकेंड इरिगेशन, दूसरी सिंचाई। अपने पास दूसरी सिंचाई कब करेंगे? दूसरी जो सिंचाई है वो 42 दिन बाद में की जाती है, 42 से 45 दिन बाद में आप कर सकते हैं। इसको टिलरिंग स्टेज बोलते हैं, टिलरिंग स्टेज मतलब कल्ले फूटते समय, कल्ले फूटते समय। तीसरी कब करेंगे? कल्ले फूटते समय। इसके बाद में मैं बात करता हूँ तीसरी सिंचाई, थर्ड इरिगेशन। जो तीसरी सिंचाई है वो अपने 63 से 65 दिन बाद में की जाती है। इसको लेट जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। कौन सी स्टेज बोलते हैं? लेट जॉइंटिंग स्टेज। मतलब इस टाइम क्या होता है, जो अपना तना होता है उस पे जो ये पोरिया बोलते हैं आप जिनको, ये बनना स्टार्ट हो जाती है। इस समय अपने को तीसरी सिंचाई करनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ सिंचाई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी जो सिंचाई है वो पुष्पन अवस्था पर करते हैं। कब करते हैं? पुष्पन अवस्था पर। कितने दिन बाद में? ये कम से कम 84 से 85 दिन बाद में करते हैं। 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुष्पन अवस्था पर की जाती है, चौथी अवस्था। इसके बाद में पांचवी अवस्था, फिफ्थ स्टेज, पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था आती है वो आती है दूधिया अवस्था, क्योंकि दाना बनने लग गया है और दाने में इस समय क्या पाया जाता है? दूध पाया जाता है। दूधिया अवस्था बोलते हैं इसको, दूधिया अवस्था। पांचवी स्टेज कौन सी है? दूधिया अवस्था। ये अपने 105 से 110 दिन के बीच में आती है। ये अपने को ध्यान रखना है। 105 से 110 दिन बाद में कौन सी स्टेज आती है? पांचवी अवस्था आती है। इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल आती है वो है सिक्स्थ स्टेज, छठवीं अवस्था, और वो है डफ अवस्था। कौन सी अवस्था? डफ स्टेज। इस टाइम क्या होता है? दाना सख्त होता है। दाना कैसा होता है? सख्त होता है, थोड़ा कठोर होने लग जाता है। दाना कैसा होने लग जाता है? कठोर या सख्त। और ये स्टेज आपकी आती है 120 से 125 दिन बाद में आना स्टार्ट होती है। ये इसकी गेहूं की कितनी सिंचाई हुई? 6 सिंचाई। तो गेहूं के लिए कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ICR हो, PHU हो, जेट हो, वो क्वेश्चन ये आएगा कि एक किसान के पास में 2 सिंचाई है। कितनी सिंचाई है? 2 सिंचाई है। तो वो दोनों सिंचाई कब कब करेगा? तो ये बहुत सारे लोगों का गलत हो जाता है, बहुत सारी किताबों में भी गलत दे रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक तो जो फर्स्ट स्टेज थी ना, फर्स्ट स्टेज कौन सी थी? CRI, जो कब आती थी? 21 दिन बाद में आ रही थी, 21 डेज बाद। एक तो इस पर करना है। दूसरी कब करनी है ये ध्यान रखना, जो फोर्थ स्टेज थी ना आपकी, फोर्थ स्टेज कौन सी? फ्लावरिंग, पुष्पन अवस्था, पुष्पन अवस्था। तो आपके पास में 2 सिंचाई है, तो दोनों कब कब करेंगे? एक तो करेंगे फर्स्ट CRI पर, और दूसरी कब करेंगे? जब चौथी आती है पुष्पन अवस्था, उस समय आपको सिंचाई करना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये 84-85 दिन बाद में आ रही थी। ये दोनों सिंचाई करेंगे तो किसान को थोड़ा बहुत मुनाफा तो अवश्य मिलेगा। और यदि एक ही सिंचाई हो तो आपको CRI अवस्था पर करना है, फर्स्ट स्टेज पर करना है। इसके बाद में सिंचाई के बाद में मैं उर्वरक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि उर्वरक मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताए थे। सभी फसलों का उर्वरक मैंने कल NP के अनुपात बताया था। सभी फसलों, जो सभी अनाज है, अनाजों का जो NP के अनुपात था वो कितना था? 4:1। 120 किलो नाइट्रोजन था, 60 किलो फास्फोरस था और 30 किलो पोटास था। ये सभी अनाजों में यही रहेगा, ध्यान रखना। और गन्ना हुआ था, गन्ने का मैंने अलग से बता दिया था। तो सभी अनाजों में कितना रहेगा? 4:2:1। 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास। और मैंने ये भी बताया था कि 1 के बराबर कितना होगा? 30 किलो होगा। तो 2 के बराबर कितना हो गया? 60। 4 के बराबर कितना हो गया था? 120। 5 होगा तो 150, 6 होगा तो 180। तो 1 किलो बराबर अपने को कितना मानना था? 1 के बराबर अपने को 30 किलो मानना था। अब मैं बात कर लेता हूँ उर्वरक के बाद में। अभी मैंने तापमान की बात करनी है। अब मैं बात कर लेता हूँ
खरपतवार, खरपतवार। यहां से भी क्वेश्चन जेड में आ चुका है, 4-5 बार एग्जामों में आ चुका है। क्वेश्चन ये आता है खरपतवारों में से नकलची खरपतवार, नकलची खरपतवार। नकलची खरपतवार कौन सा है? जिसको बोलते हैं गेहूं का मामा, गेहूं का मामा। और इसका दूसरा नाम है केनरी घास। कौन सी घास? केनरी घास। तो गेहूं का मामा या केनरी घास, इसका वैज्ञानिक नाम है फेलेरिस माइनर। क्या नाम है? फेलेरिस माइनर। ये पूछ लेता है बहुत बार एग्जाम में कि गेहूं का मामा, केनरी घास या गुल्ली डंडा, गुल्ली डंडा कौन सी घास को कहते हैं? फेलेरिस माइनर को बोलते हैं। ये गेहूं का नकलची खरपतवार है, ये गेहूं से नकल करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दूसरा आपत्तिजनक, कौन सा? आपत्तिजनक, आपत्तिजनक खरपतवार, जिसको ऑब्जेक्शनल वीड बोलते हैं। इसको गेहूं से अलग करने में आपत्ति आती है, इसका मतलब यह है आपत्तिजनक खरपतवार। इसको बोलते हैं हिरणखुर्री, हिरणखुर्री। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉनवोलुलस, कॉनवोलुलस आर्वेन्सिस, आर्वेन्सिस, कॉनवोलुलस आर्वेन्सिस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है हिरणखुर्री का। ये भी आपको ध्यान रखना है कि हिरणखुर्री का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉनवोलुलस आर्वेन्सिस। अगली बात करता हूं मैं, जो खरपतवार आपके सामने आ गई है। तीसरी है, वो आती है बथुआ, बैथुआ, चिनोपोडियम, चिनोपोडियम एल्बम और चिनोपोडियम मुरेन। दो खरपतवार होंगी, बथुआ और खरबथुआ, बथुआ और खरबथुआ, चिनोपोडियम मुरेन और एल्बम। ये दोनों आपको याद रखनी है, क्योंकि ये दोनों खास भाई हैं, चौड़ी पत्ती वाले हैं, इसलिए ये दोनों अपने को याद में रखने हैं। तो कितने हो गए भाई? 4 हो चुके हैं अब तक टोटल। इसके बाद में मोथा है, दूब घास है। मोथा जिसको साइप्रस रोटेटस बोलते हैं, इसकी 5 प्रजातियां हैं, जिनमें से पीला है वो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, काला वाला है वो नुकसान करता है, और एक अपने साइनोडोन डेक्टाइलोन है वो भी अपने इसमें नुकसान करता है। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं शाकनाशी की, शाकनाशी कि गेहूं में कौन कौन से शाकनाशी प्रमुखतया डाले जाते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले गेहूं में 2 प्रकार की खरपतवार होती है, एक संकरी होती है, एक चौड़ी होती है। तो मैं बात संकरी की करता हूं, संकरी पत्ती, संकरी पत्ती जो नैरो लीव्स होती हैं, उनको मारने के लिए अपन कौन सी शाकनाशियों का प्रयोग करेंगे, कौन सी दवाओं का प्रयोग करेंगे, वो मैं बात कर लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट तो है सल्फोसल्फ्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन, सल्फोसल्फ्यूरॉन। ये पर्सन सुपरवाइजर में आ चुका है, जब पेपर आउट हुआ था 2013 वाली भर्ती का, उस समय ये क्वेश्चन आ चुका है महाराणा प्रताप में कि सल्फोसल्फ्यूरॉन की कितनी मात्रा काम में लेते हैं। ये 25 ग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं, 25 ग्राम, कितनी? 25 ग्राम। दूसरा है क्लेडिनोफॉप, 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 ये आपका 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर तक अपन काम में लेते हैं। ये दोनों जो शाकनाशी हैं, सल्फोसल्फ्यूरॉन और क्लेडिनोफॉप, दोनों के दोनों पोस्ट इमरजेंस है। पोस्ट इमरजेंस का मतलब है खड़ी फसल में डालना, खड़ी फसल में डालना, मतलब बुआई के, जो गेहूं की बुआई होती है उसके 25 से 30 दिन बाद अपन सल्फोसल्फ्यूरॉन की मात्रा 25 ग्राम, क्लेडिनोफॉप की 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर काम में लेते हैं। इसके बाद में मैं बात करता हूं चौड़ी पत्ती के लिए। कौन सी पत्ती के लिए? चौड़ी पत्ती के लिए।
चौड़ी पत्ती के लिए। जो ब्रॉड लीव्स होती हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, उनको मारने के लिए अपन सबसे पहले तो लेते थे 2,4-D। 2,4-D में दो आते हैं, एक अमोनियम साल्ट आता था, अमोनियम साल्ट, और दूसरा कौन सा था? सोडियम साल्ट। अपने सोडियम साल्ट ज्यादा चलता था यहाँ पे, लेकिन अब आपको इस 2,4-D को दिमाग से भूलना पड़ेगा। क्यों? हाल ही में भारत सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी वर्तमान समय में 27 पेस्टिसाइड, फंजीसाइड और जो वीडीसाइड थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। उसमें 2,4-D का नाम भी आ गया है, इसलिए 2,4-D पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया गया है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हाल ही में कौन से शाकनाशी पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो इसके ऊपर 2,4-D पर प्रतिबंध लगाया गया है। दो की चर्चा मैंने कल की थी, एक था ब्रेंथियोकार्प, दूसरा था आपके कौन सा? आइसोप्रोटिडोन, और एक कौन सा था अपने जो मेजर काम में लिया जाता है वो 2,4-D था। 2,4-D के ऊपर अभी प्रतिबंध लग गया है, इसलिए अब आपको यही ध्यान रखना है कि 2,4-D शाकनाशी के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। अब आगामी समय में इसका यूज अपन नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। दूसरा लिख देता हूं मैं आपको, मेटसल्फ्यूरॉन। इसकी कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ये क्वेश्चन भी आपका राजस्थान की सहायक कृषि अधिकारी एग्जाम में आ चुका है कि मेटसल्फ्यूरॉन की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? 4 ग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा काम में लेते हैं। इसके अलावा कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चौड़ी और संकरी पत्ती दोनों के लिए कौन सा काम में लिया जाता है? क्लेडिनोकॉक प्लस मेटसल्फ्यूरॉन दोनों मिलाकर के आप डाल सकते हैं, उसे चौड़ी प्लस संकरी पत्ती दोनों का नियंत्रण आप कर सकते हैं। ये बात हुई आपके किसकी? शाकनाशी की बात हुई। अब मैं आगे आपसे बात करता हूं, वो है किस्म, वैरायटियां। किस्में वैराइटीज। किस्म में से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। किस्मों में से मैं देखो आपको सबसे मोस्ट पॉपुलर अभी बता देता हूं कि इसकी जो नई किस्म है वो चर्चा करेंगे, जो पुरानी किस्म है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। कई बार तो इसमें आ जाता है कि एक जीन वाली किस्म कौन सी है? एक जीन वाली, और दूसरा है 2 जीन वाली, और एक है 3 जीन वाली। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा कि 1 जीन वाली कौन सी है, 2 जीन वाली कौन सी है, 3 जीन वाली कौन सी है। ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। और इनमें से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, वो क्वेश्चन ये आता है कि 1 जीन वाली जो किस्म है उनको कितनी गहराई पर लगाते हैं। तो आप ध्यान रखना, 1 जीन वाली किस्म है उनको 5 से 6 सेंटीमीटर गहराई पर लगाते हैं जमीन में। 2 जीन वाली को 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं, 3 जीन वाली को 3 सेंटीमीटर नीचे लगाते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात कर लेता हूँ किस्मों में सबसे इंपॉर्टेंट है राज 3077। राज 3077, ये जो राज 3077 गेहूं की किस्म है, ये वैरायटी राजस्थान की जलवायु के लिए बहुत अच्छी किस्म थी। ये वैरायटी शुष्क क्षेत्रों में भी आप लगा सकते हैं इसको, और ये लवणीय क्षारीय मृदाओं में भी आसानी से उग सकती थी। हल्की लवणीय क्षारीय मृदाओं में इसको आप आराम से लगा सकते थे। इसके बाद में राज 1482, जिसको चपाती गेहूं के नाम से जाना जाता है, चपाती वीट के नाम से जाना जाता है, राज 1482। ये भी थोड़ा लेट भी इसको लगा सकते थे अपन, और लवणीय क्षारीय मृदाएं जो हल्की होती हैं उनमें ये भी लगा सकते हैं अपन। शुष्क परिस्थितियों में भी इसको आप यूज कर सकते थे, जहां पर पानी की सिंचाई कम उपलब्ध होती है उस एरिया में भी किसान भाई इसको यूज कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को याद रखना है कि इसको वहां पर भी अपन लगा सकते हैं। इसके बाद में आती है लॉक 1 जो वैरायटी है ये पिछेती वैरायटी है, लेट वैरायटी है, और इसके ऊपर जो
गेहूं का दाना होता है उसके ऊपर छिलका थोड़ा चिपका हुआ होता है, जिसको उतरने में थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। ये वैरायटी भी बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में अगली बात करता हूँ राज 4079, ये इसकी नवीनतम किस्म है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये भी राजस्थान की सभी जलवायु में आप लगा सकते हैं, सभी जगह लगाने के लिए उपयुक्त है। इसके बाद में राज 4120, ये थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज 4120, राज 4120 थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राज 4120 जो वैरायटी है इसमें यूजी युगांडा 99 रेस जीन का प्रयोग करके काली रोली जो गेहूं का सबसे प्रमुख रोग है उससे बचाने के लिए यूजी 99 रेस जीन का प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो अपने यहाँ पे राजस्थान की जलवायु में मोस्ट ऑफ लगाई जाती हैं उनमें से है अपने अभी जो हाल ही में बहुत सारी जो वैरायटी डेवलप की गई है वो है। इसके अलावा अपने काठिया गेहूं में है पूसा उर्वशी है, पूसा उर्वशी ऊर्जा, पूसा ऊर्जा, पूसा नवीन, और इसके अलावा पूसा मंगल है, पूसा बहार है। ये सारी इसकी वैरायटियां अपने यहाँ पे यूज की जाती हैं। इसके बाद में अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गेहूं से जुड़े हुए प्रश्नों की। गेहूं से जुड़े हुए प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न तो एक ये आता है कि गेहूं की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं। गेहूं की बुआई, गेहूं की जो बुआई है वो 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे करते हैं। 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे दाने को लगाया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है रोपण दूरी से संबंधित, रोपण दूरी से संबंधित, रोपण दूरी से संबंधित। अब वो मैं आपसे बता देता हूं कि गेहूं में जो रोपण दूरी है वो 20 22.5 इंटू 10 सेंटीमीटर पर की जाती है। 22.5 सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन सुपरवाइजर में आ चुका है कि गेहूं में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं, 22.5 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है गेहूं में वो आता है कि एकमात्र गेहूं की जो संकर किस्म है वो कौन सी है, तो वो है हाइप्रेक्स 007। तो गेहूं की एकमात्र वैरायटी है हाइप्रेक्स 007। ये गेहूं की एकमात्र संकर किस्म है जिसका विकास जापान में किया गया है। कहाँ किया गया है? जापान में। अब कुछ विद्यार्थी मुझे पूछते हैं कि गेहूं में संकर किस्म कैसे निकालते हैं, तो गेहूं में संकर किस्म निकालने की एक विधि है, उसको बोलते हैं गुजो या गोगो विधि। गुजो या गोगो विधि। इस विधि के माध्यम से गेहूं में संकर प्रजाति का विकास किया गया। तो उस विधि का नाम क्या है? गुजो या गोगो विधि। कौन सी विधि होगी? गुजो या गोगो विधि। इसके माध्यम से गेहूं में संकर किस्म का विकास किया गया है। इसके बाद में बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि गेहूं की कटाई कब करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेहूं में जो कटाई है वो 25% दाने में नमी होने पर करनी चाहिए। तो गेहूं की कटाई कब करनी चाहिए? 25% दाने में नमी होने पर। जब दाने में 25% नमी होती है उस समय कटाई करनी आवश्यक है, उस समय कटाई करनी चाहिए। ये अपने को ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसका क्वेश्चन आता है वो है परीक्षण भार का। इसका परीक्षण भार, देखो सामान्य जो गेहूं है अपने गेहूं का जो परीक्षण भार है, गेहूं का परीक्षण भार होता है वो आपका होता है 40 ग्राम से ऊपर ही होता है, कम नहीं होता है। और जो अपने थैलेरिस माइनर का गेहूसा जो गेहूसा है उसका परीक्षण भार होता है वो 2 ग्राम होता है।
मतलब गेहूं से बहुत ज्यादा छोटा होता है। एक जंगली सरसों भी अपने इसमें गेहूं में आता है। तो जंगली सरसों है उसका परीक्षण भार तो बहुत ही कम होता है। जंगली सरसों का होता है 190 mg मिलीग्राम होता है, बहुत छोटा बहुत बारीक दाना होता है। ये आप ध्यान रखना कि फेलेरिस माइनर है उसका परीक्षण भार कितना होता है 2 ग्राम, गेहूं का 40 ग्राम। और दानों की कटाई कब करनी चाहिए, गेहूं के बीजों की मतलब गेहूं में कटाई कब करनी चाहिए 25% नमी अवस्था पर करनी चाहिए। इसी के साथ अपना गेहूं की फसल समाप्त होती है। सभी विद्यार्थी अपने YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कोई भी आपकी समस्या हो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमें अवगत कराएं। हम हमारी समस्या का समाधान अगले वीडियो में आपको कर देंगे। धन्यवाद।